तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करना सीखा था, और इस क्लास में अब हम लोग होम पेज पे सारे प्रोडक्ट को शो कराएंगे। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक टी शर्ट है, मैं टी शर्ट ऐड करना चाहता हूँ। उसकी कैटेगरी क्लोथ्स है, क्वांटिटी मेरे पास 10 है, कॉस्ट मेरी 999 की है, और यहाँ से मैं एक टी शर्ट, कोई भी एक टी शर्ट मैं ऐड कर लेता हूँ। और इसको जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सेव हो रहा है, यानी एक रिकॉर्ड मेरी टी शर्ट की हो गई। और एक और टी शर्ट मैं चाहता हूँ, तो फिर अगेन मैंने टी शर्ट ही ले लिया, शर्ट ले लेते हैं इस बार। और ये भी क्लोथ है और इसकी क्वांटिटी मेरे पास 20 है, और ये मेरे पास 2000 रुपीज़ का है। और यहाँ पे मैंने एक ये शर्ट ले लिया, इसको मैं सबमिट करा देता हूँ। तो मेरे पास में 2 रिकॉर्ड डेटाबेस में सबमिट हो चुके हैं। डेटाबेस में मेरे पास 2 रिकॉर्ड सबमिट हो गए, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास एक शर्ट, एक टी शर्ट है। वैसे ही कुछ और वैल्यूज़ भी डाल लेते हैं। एक और शर्ट में डालता हूँ जो कि क्लोथ है, और ये मेरे पास में 12 पीसेस पड़े हुए हैं जिसकी कीमत 1500 रुपीज़ है। और एक और शर्ट में यहाँ से ये डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास कितने हो गए, 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास डेटाबेस में सेव हो गए। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 4 हो जाएंगे। तो एक और मैंने टी शर्ट ले लिया, और क्लोथ है, ये मेरे पास में 5 पीसेस हैं, और इसकी वैल्यू मेरे पास में है 800 रुपीज़। इसको भी मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव हो गए। मैं चाहता हूँ ये चारों रिकॉर्ड ना, जैसा कि मेरा ये पेज है आपका इंडेक्स वाला है पेज, index.html, जिसको भी हम लोग अभी तक हमने कन्वर्ट नहीं किया है .html। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मैं डायनामिक, अभी क्या है, अभी इसमें स्टैटिक वैल्यू दिख रही है आपको, ये मैं चाहता हूँ ये डायनामिक डेटाबेस से जो भी मैंने ऐड किया है ना वो शो होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आज हम लोग रिपीटर कंट्रोल यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, रिपीटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिपीटर जो होगा वो रिपीटेड नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को हमारे डेटाबेस से पिक करके शो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे स्टॉप करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो पेज है मेरा index.html, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ASPX में। तो index.html पेज हमने ओपन कर लिया, और यहाँ से मैंने किया Ctrl A एंड Ctrl C। प्रोडक्ट वाले पेज को क्लोज कर देते हैं फ़िलहाल। प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड करते हैं न्यू आइटम। यहाँ से हम लेते हैं वेब फॉर्म, और इस वेब फॉर्म का नाम हमने दे दिया इंडेक्स। ये ऑटोमेटिकली index.aspx आ जाएगा, मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस एक्स फॉर एक्सटेंडेड। अब मैं सारे कोड को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और जो मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पेज आ गया। अब इसको मैं डिज़ाइन करूँगा अपने अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पे देखो, डिज़ाइन में चले जाओ। इसके डिज़ाइन में जाके आप देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ये तो बैनर्स हैं सारे, ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे। मतलब देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्टैटिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी एक सोर्स में ना स्टैटिक एक सोर्स दे रखा है इन्होंने कि ये इमेज फोल्डर के अंदर में से ये कॉल किया हुआ है। ये मैं चाहता हूँ कि डायनामिक आए। तो ये तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम कैसे लाएंगे, तो इसको हम रिपीटर की तरह यूज़ करेंगे। रिपीटर में इसको हम लोग शो करवाएंगे रिपीटर के थ्रू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा कोड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये मेरा कंटेनर है, यहाँ पे देखो। इस कंटेनर के अंदर में मेरे पास एक कंटेंट है, जिसके अंदर में मेरे पास कंटेनर के अंदर में ये मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर में मेरे पास एक ही क्लास है, कंटेंट क्लास, जिसमें टॉप है, और इसके अंदर में एक डिव है जिसके अंदर में एक प्रोडक्ट को शो कराया गया है। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा डिव है जिसमें दूसरे प्रोडक्ट को स्टैटिकली शो कराया गया है। फिर तीसरा डिव है, और फिर ये चौथा डिव है। फिर ये एक और भी डिव है,
ये डिव यहाँ पे एक मतलब एक वो है, ब्लैंक रो है, ब्लैंक ब्लैंक डिव है। इसके बाद ये ब्लैंक डिव होने के बाद फिर एक और डिव है, और इस ब्लैंक डिव के बाद ये डिव है, ये पूरी की पूरी एक डिव के अंदर है, और यहाँ तक आपकी डिव, एक दूसरी डिव आपकी यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब इस डिव के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट्स में हैं, एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है। मतलब यहाँ पे स्टैटिक प्रोडक्ट को शो कराने के लिए आपको दो डिव बना के इन्होंने दिया है। एक तो डिव ये रही आपकी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी डिव जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस डिव का मुझे, ये जो नीचे वाला डिव है, नीचे वाला डिव कौन सा, ये वाला, ये दिस वन, इसके ऊपर एक डिव है ये वाला जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, और नीचे वाला डिव है जिसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। अगर HTML पेज खुल रहा हो तो आप देख सकते हो कि इसमें 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो 1 2 3 4, ये 4 4 करके ये 2 डिव बने हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से इस वाले डिव को हम हटा देते हैं, नीचे वाले डिव को, क्योंकि अब मुझे जो भी वैल्यूज़ दिखाऊंगा ना मैं, वो सर्वर साइड से दिखाऊंगा। तो मैंने नीचे वाले डिव को क्लोज कर दिया। अब ऊपर वाले डिव में आ गए, ये 4 डिव है। इन 4 डिव में से मुझे चारों डिव अगर मैं दिखाऊंगा तो स्टैटिक हो जाएगा। तो मैं 4 में से क्या करता हूँ, ये 3 डिव को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक डिव है मेरे पास में जिसमें मैं चाहता हूँ, जिसके थ्रू मेरी वैल्यूज़ जो है वो डेटाबेस से शो करे, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, डिव क्लास कंटेंट टॉप 1। इसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर में एक रिपीटर कंट्रोल यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब ये डिव है, इस डिव के अंदर में एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू है, जिसके अंदर में प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट के नाम है, उसके कॉस्ट है, और ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है। तो मुझे इसी के अंदर में अपने लिए एक क्या लेना है, अपने एक प्रोडक्ट को, मतलब डेटाबेस से मुझे यहाँ से मर्ज करना है कि मेरे पास डेटाबेस में ये 4 प्रोडक्ट हैं, इन चारों प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पे शो कराना है, जिसका URL मेरे इमेज पे होगा और उसका नाम होगा, उसकी कॉस्ट होगी। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिपीटर। तो इस पूरे डिव के अंदर में यहाँ से टूल्स में जाएंगे और डेटा टैब के अंदर आपको एक रिपीटर कंट्रोल मिलेगा, जो रिपीटेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को लूप के अंदर आपको यहाँ पे शो कराएगा। तो ये रिपीटर आपने यहाँ से ले लिया, जो कि सर्वर साइड कंट्रोल है। ये रिपीटर कंट्रोल आपने ले लिया, और रिपीटर कंट्रोल का एक क्लोज डिव है यहाँ पे। इस क्लोज डिव को यहाँ से कट करके आप इसके नीचे पेस्ट कर दो, यानी कि जो आपने कंटेंट रखा है ना, वो रिपीटर के अंदर रख दिया, ठीक है। अब जो कि रिपीटर के अंदर में मुझे क्या शो कराना है, आइटम। तो यहाँ पे एक आइटम टेम्पलेट का टैग ऐड करना होगा, क्योंकि रिपीटर के अंदर हमें क्या दिखाना है, आइटम को दिखाना है। तो आइटम को टैप करोगे और इसको डिव के अंदर में इस तरह से पेस्ट कर दोगे। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गई, ये आपका यहाँ पे आइटम टैबलेट शुरू हो गया। ये उसके बाद आप क्या करो कि इसे खोलो, देखो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर आ गई। ओके, फिलहाल इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब मुझे लोड डेटा की कोडिंग करनी है। तो HTML वाले पेज को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इसके जाते हैं इसके व्यू सोर्स पे, व्यू कोड पे जाते हैं, और यहाँ मुझे कनेक्शन की कोडिंग पहले करनी है। ऑलरेडी कनेक्शन की कोडिंग हम लोगों ने लॉगिन पे की हुई है, तो यहाँ से लॉगिन वाली कोडिंग हम कॉपी कर लेते हैं और ASPX पे जाके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पास दोनों क्लासेस आ गई। अब मुझे लोड डेटा की कोडिंग करनी है, तो लोड डेटा की कोडिंग ऑलरेडी हमारे पास कोई है क्या, नहीं है। अब मुझे लोड डेटा में कोडिंग क्या करनी है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है ना, वो मेरे वहाँ पे रिपीटर में शो करें। तो यहाँ पे एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, void लोड। सर इंडेक्स पे वो माय कनेक्शन वो नहीं डालेंगे, मतलब कि नेम स्पेस नहीं डालेंगे? ऑटोमेटिकली 2022 के अंदर अगर आप इसको पेस्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। देखो आ गया था ये, अगर आता नहीं होता तो यहाँ पे एरर शो करता। देखो ये दोनों अपने आप आ गए। ये 2022 का एक अच्छा फीचर है। जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट किया ना, तो ऑटोमेटिकली उसके जितने भी कंटेनर हैं वो अपने आप आ जाते हैं। पहले डालने पड़ते थे। तो डे बाय डे आप भी स्मार्ट हो रहे हो, तो सिस्टम भी स्मार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप का एक str एक ऑब्जेक्ट लेना है, और यहाँ पे मुझे
सेलेक्ट करनी है सारी वैल्यूज़ को जो कि डेटाबेस में है। जो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर, ये मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ। सॉरी, इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर एडीपी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और उस अडेप्टर के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एसटीआर और कॉन। ठीक है, एक डेटा टेबल लेते हैं, dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और उस डेटा टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, adp डॉट फिल dt कर देते हैं, और जो हमने रिपीटर लिया है उस रिपीटर को फिल करा देते हैं। तो रिपीटर 1 उसका नाम है, रिपीटर 1 डॉट डेटा सोर्स, रिपीटर का जो सोर्स है वो क्या देते हैं हम, dt, और फिर रिपीटर को हम लोग बाइंड करा देते हैं। तो रिपीटर 1 डॉट डेटा बाइंड, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वर से बाइंड हो जाएगा। और इसको हम लोग पेज के लोड पे कॉल कर देते हैं कि अगर हमारा पेज की प्रॉपर्टी नॉट पेज डॉट इज पोस्ट बैक अगर नॉट है मतलब फॉल्स है, तो उस केस में क्या करेगा, लोड प्रोडक्ट को कॉल कर देगा। यानी कि पहली बार अगर पेज आ रहा है तो वो लोड कर देगा कि इसको प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज, यानी कि जब ये स्टेटमेंट रन करेगा तो मेरे पास ये पूरी टेबल लोड हो जाएगी कहाँ पे, रिपीटर के अंदर में। अब रिपीटर के अंदर वो जो सारी चीज़ें आ गई, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपने कॉलम्स को यहाँ पे बाइंड कराना है। तो कैसे बाइंड होगा, ये मेरे पास एक HTML का ये टैग है, यहाँ मैं एक सर्वर साइड लेता हूँ ASP का इमेज बटन, इमेज URL, तो मैंने इसको बाइंड कर दिया। उसी तरह से मैं एक प्रोडक्ट के नेम को बाइंड करना चाहता हूँ, इसको मुझे किसी से लिंक नहीं कराना, तो हैश दे देते हैं। यहाँ मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, जो कि एक लेबल में होगा, ASP लेबल ID इज इक्वल टू p name runnit इक्वल्स टू सर्वर, और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं टेक्स्ट से बाइंड कर रहा हूँ। इसको मैं इस कॉलम से बाइंड कर रहा हूँ, ये डायनामिक वैल्यू मेरी शो करे। फिर प्राइस की बात आती है, यहाँ मुझे प्राइस शो करना है, मैंने लिख लिया रुपीज़। ASP
कोलन लेबल id इज इक्वल टू lbl cost run at इक्वल्स टू सर्वर, और इसको बाइंड करना है, टेक्स्ट से बाइंड करना है। ईवेल, इसकी ईवेल की जगह बाइंड भी लिख सकते हो आप। और मेरा ये प्राइस है, यहाँ पे हमने गलत किया है, इसको बंद कर देते हैं, एक सिंगल कोड भी रहेगा। यहाँ मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है, पी कॉस्ट के नाम से है, तो मैं यहाँ पे पी कॉस्ट ले लेता हूँ, इसको सिंगल कोड बंद करते हैं, तो फाइनली इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद ये आ गया, ये फाइनली मेरे पास आ चुका है। इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फंक्शनली ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सेट अ स्टार्ट पेज, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर्वर साइड से पेज के लोड पे हमने एक मेथड बनाया। उस मेथड पे हम लोगों ने अडेप्टर के थ्रू हमने एक मेथड बनाया, जिसके थ्रू अडेप्टर के थ्रू हमने dt को लोड किया, फिल किया, और dt को हमने बाइंड करा दिया रिपीटर के थ्रू। फिर अब टेबल के अंदर में जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे, उन सारे कॉलम्स को हम लोगों ने उसके हिसाब से हमने बाइंडिंग कर दी, यानी पेज डिज़ाइन पे जाके जितने भी हमारे सर्वर साइड के कंट्रोल हैं उसको हमने क्या किया, ई बाइंड कर दिया यहाँ पे, यानी कि उसके सर्वर के साथ हम लोगों ने डेटाबेस को बाइंड कर दिया। तो जितने भी हमारे कॉलम्स थे, जैसे कोई लेबल है तो लेबल के अंदर लेबल का कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स का कर दिया। अब देखो यहाँ पे अब मेरे चारों प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो डेटाबेस से आ रहे हैं। एक टी शर्ट आ रहा है जिसमें 999 रुपये हमने करा था, फिर हमने 2000 की एक रखी थी, फिर हमने शर्ट लिया था, एक शर्ट 2। देखो ये सारे रिस्पॉन्सिव भी हो रहे हैं, और आपके पास ये चारों प्रोडक्ट जो भी है ना, ये डेटाबेस से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं जो हम लोगों ने डेटा। अब सपोज़ कर लो मैं एक और डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं रन टाइम पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने एक नया टैब खोल लिया, और इसमें हम लोग यहाँ से लॉगिन करते हैं, यहाँ से एक लॉगिन करते हैं। यहाँ से हमने एक ए वैल्यू जो मेरी थी वहाँ से लॉगिन किया, और एक नया प्रोडक्ट हम लोग डालते हैं, लाइक क्या डालें, कुछ भी डाल देते हैं, टी शर्ट ही डाल देते हैं, चलो क्लोथ है, क्वांटिटी मेरे 12 पीसेस हैं, और ये हमारे पास में है तकरीबन 7500 का, और ये कोई लेडीज़ का, हाँ डाल लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करते हैं। डेटा सेव, जैसे सेव होने के बाद देखो ये अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो ये आ गया मेरे पास, एक आ गया। तो उसके मतलब डिपेंड करता है कि जो आपके साइज़ है ना, आपके इमेजेस के साइज़ सेम होने चाहिए, तभी ये सेम डायमेंशन में शो होगा। अब जैसे इनके साइज़ सेम थे तो इस हिसाब से सेम आ रहे थे, इनके साइज़ थोड़े से डिफरेंट है, इस वजह से ये छोटा आ रहा है, क्योंकि वो देखो ये साइज़ इसके छोटे थे, ठीक है, इस वजह से ये इसकी हाइट लंबी है, इसकी छोटी है हाइट, उसके अकॉर्डिंगली, पिक्चर के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली, तो वो इस वजह से आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। अब एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, जो कि लाइक 960 रुपीज़ का है, और ये मेरे पास में 10 पीसेस पड़े हुए हैं। यहाँ से मैं इमेज को ब्राउज़ करता हूँ, अभी हमने ये ले लिया, ओपन कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा सेव्ड। अब देखो मेरे होम पेज पे जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अभी दूसरी वैल्यू भी आ गई इसकी। तो इस तरह से आप मतलब एडमिन क्या करेगा, बैकएंड में जाके नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, और उसी तरह से जो भी वो प्रोडक्ट ऐड करता है या रिमूव करता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसका साइट पे रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन है, जैसे हम चाहते हैं कि ऐड टू कार्ट पे बटन पे हम क्लिक करें तो ये ऐड टू कार्ट में चला जाए, यानी कि एक सेकंड टेबल की बात आ गई है, कि अब सेकंड टेबल में
जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ये सेकंड वाले टेबल में स्टोर हो जाए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो हम डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कार्ट मास्टर। ठीक है, कार्ट मास्टर में क्या होगा, एक तो हम लोग लेते हैं कार्ट आईडी। कार्ट आईडी के नाम से हम लोगों ने एक कॉलम ले लिया जिसको हम लोग इंटीजर टाइप का ले लें। कार्ट आईडी ले लेते हैं वैर कैर साइज इसका हम ले लेते हैं लाइक 35, और हम कार्ट आईडी को हम लोग प्राइमरी की लेते हैं, प्राइमरी की। तो कार्ट आईडी के अंदर में कार्ट कौन करेगा, कस्टमर करेगा, तो कस्टमर आईडी भी चाहिए, CUST कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हम लोगों ने अभी तक नहीं, कस्टमर नाम से हमने कोई टेबल नहीं बनाया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कार्ड को ऐड करने के लिए कस्टमर का टेबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का टेबल जो आप बनाओगे वो फॉरेन की बनेगा यहाँ पे, राइट। तो आपको एक पहले टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल कस्टमर। इस कस्टमर टेबल में आपने क्या लिया, कस्ट आईडी इंटीजर प्राइमरी की, फिर कस्ट की ईमेल आईडी जो कि तुमने लिया वैर कैर, और उसका साइज़ तुमने ले लिया लाइक 35 कैरेक्टर, और तुमने लिया कस्ट का पासवर्ड जिससे वो लॉगिन करेगा, वैर कैर साइज इसका तुमने ले लिया 10 कैरेक्टर। फाइनली तुमने इसको क्लोज किया, कस्टमर वाले टेबल को तुमने पहले रन कराया। उसके बाद आप यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है इसको तुम क्या लोगे, उसको भी तुम लेते हो। यहाँ पे कस्टमर आईडी तुम्हारा यहाँ पे नहीं आएगा, तुम कस्टमर आईडी को ना लेके कस्टमर के ईमेल आईडी को ले सकते हो। चलो कस्टमर आईडी भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर आईडी को तुम लेते हो जो कि प्राइमरी की है, ठीक है। कस्टमर आईडी इंट, और ये फॉरेन की बनाना है तो क्या लोगे, फॉरेन की रेफरेंसेस। किस टेबल का रेफरेंस है ये, तो ये कस्टमर टेबल का कौन सा, कस्ट अंडरस्कोर आईडी। फाइनली आपने इसको बंद कर दिया, तो ये आपका कस्टमर आईडी हो गया ये कार्ट में। दूसरा प्रोडक्ट आईडी आपको बनाना है, तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर में भी फॉरेन की आपको बनाना है, क्योंकि जो कस्टमर है और जो प्रोडक्ट है वही हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट में PID है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो आपका PID इंट फॉरेन की रेफरेंसेस, किस टेबल का, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है। प्रोडक्ट मास्टर का PID प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना है कार्ट की क्वांटिटी और कार्ट का रेट। तो कार्ट की QTY क्वांटिटी यानी कि यूज़र जो कार्ट करेगा उसकी क्वांटिटी, और कार्ट का कॉस्ट जो भी कॉस्ट है, तो दोनों को हम लोग इंटीजर में ले लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि डेट टाइम लेना, तो कार्ड डेट टाइम, जिसको हम लोग लेते हैं वैर कैर में, या डेट टाइम में लेना चाहो तो डेट में ले सकते हो। तो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम यहाँ पे हम वहाँ पे डेटाबेस से हम स्टोर करा देंगे। ये यहाँ के इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो ये हमने एक सेकंड टेबल, थर्ड टेबल बना दिया जिसमें हम लोगों ने इतने सारे फील्ड ले लिए। अब ये क्या होगा कि जैसे ही वो यहाँ पे यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये एक टेबल, और इस टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, किस हिसाब से हम लोग करेंगे इसको, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ट आईडी में कस्टमर आईडी के अंदर में हमें स्टोर कराना है। कब कराना है, जब यूज़र इस वाले फॉर्म पे क्लिक करे, मतलब जब ये इसे रन कराता है
और आप रन कराते हो जब, तो रन कराने के बाद जैसे ही आपने ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो आप चाहते हो कि ये जो सेकंड टेबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो, लेकिन उससे पहले यूज़र से वो चेक करे कि वो लॉगिन है कि नहीं है। अगर मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो वो चेक करे कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर यूज़र लॉगिन है तभी उसके पास उसकी कस्टमर आईडी बनेगी। कस्टमर आईडी तो मेरे को चाहिए ना, यूज़र की कस्टमर आईडी मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहले उसका लॉगिन चेक करना है, और लॉगिन चेक करने के बाद मुझे उसकी आईडी और जो वो प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, जैसे उसने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो उसकी आईडी यहाँ से वो पिक हो के मेरे पास आए। और उसके बाद वो क्या करेगा, और करंट का डेट टाइम और जो भी वो क्वांटिटी ले रहा है और जो उसका कॉस्ट है, ये वाला उसका कॉस्ट, वो सब कुछ किस में स्टोर होना चाहिए, इस टेबल के अंदर जो मेरा कार्ट मास्टर है। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, तो पहले तो मुझे ये लिंक को डायनामिक बनाना पड़ेगा और एक अलग से हमें फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, जैसे इसमें प्रोडक्ट डिटेल का पेज आप यूज़ कर सकते हो इसको आप। जी, अगर अब यूज़र ने प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक किया, इस पर अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो वो प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो है वो अगले पेज पे चला जाए और वो इस तरह से व्यू में आ जाए और वो प्रॉपर वो पूरे तरीके से दिखे, जूम के साथ दिखे। तो वो जो है वो आपका उसका पार्ट हो जाएगा। हम प्रोडक्ट डिटेल का एक पेज अलग से बना सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐड टू कार्ड वाली बता रहा हूँ बात, ये वाली कि ऐड टू कार्ड पे अगर क्लिक करें तो ये जो मेरा जो भी कस्टमर लॉगिन है वो ऐड टू कार्ड में यहाँ पे चला जाए, और यहाँ पे वो कार्ड पे अगर क्लिक करता है तो कार्ड वाला टेबल ये वाला खुले और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से दिखें। यानी कि फाइनली मैं ये वाला कार्ट में क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कार्ट के अंदर में एक तो वहाँ से स्टोर करके भेजूँगा और यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ जो है इस तरह से मेरे प्रोडक्ट दिखे और मेरी पिक्चर्स इस तरह से आए, उसके नाम आए और उसकी सारी चीज़ें दिखें। तो ये चेकआउट वाला पेज है, लेकिन उससे पहले मुझे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके उसको कराना है। पहले डेटा को सेव करना है, फिर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ पे भी हम रिपीटर यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम इसको शो कराएंगे। स्टॉप करिए, वहाँ पे आ जाओ आप अपने डिज़ाइन पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, बटन, ये वाला नहीं है, नीचे आ जाए आप। हाँ, ये मेरे पास ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐड टू कार्ट के बटन पे ना, यहाँ पे मेरे पास में अभी इस टाइम पे लिंक है, ये HREF का लिंक है, तो मुझे एक बटन चाहिए। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बटन ले सकते हो ऐड टू कार्ट का। तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करने जा रहा हूँ, इमेज बटन, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। और इमेज बटन को आपको ऐड करने के लिए ना गूगल से आप कोई इमेज बटन डाउनलोड कर लो, ऐड टू कार्ट बटन, और बटन का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PNG होना चाहिए। तो बहुत सारे आपको बटन्स मिल जाएंगे, कोई भी बटन ले लो जो कि PNG टाइप में हो तो वो बेटर रहेगा। सेव एज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि PNG है कि नहीं है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। लेकिन ये PNG प्रॉपर नहीं है, इसको हम लोग PNG बना सकते हैं अगर आपके पास में पिकॉस्मोस टूल है। अगर नहीं है तो आप कर लें। पिकॉस्मोस टूल के अंदर में आप ना इस तरह से इमेजेस को सेलेक्ट करके, पर्टिकुलर मैं इसको चाहूँ तो इसके एरिया को उसके हिसाब से बटन की साइज़ में मैं क्रॉप कर दूंगा। यहाँ से मैंने क्रॉप कर दिया, उसके बाद जो भी छोटा सा ये जो एरिया दिख रहा है इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैंने इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या शो होएगा, जो पैटर्न है वो शो होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ ऐड टू कार्ट के नाम से,
डेस्कटॉप पे PNG फॉर्मेट में ये मैंने सेव कर दिया। इसका साइज़ भी आप वहाँ पे छोटा कर सकते थे। अब मैंने ये सेम बटन को ना यहाँ से कॉपी किया और अपने एप्लीकेशन के अंदर में जाके जो मेरे पास में फ़ोल्डर्स थे ना इमेज वाले, उसी के अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये अलग से एक और IMG के नाम से फ़ोल्डर है, चलो इमेजेस में ही हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इमेजेस फोल्डर में ऐड टू कार्ट के नाम से मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वही बटन को यूज़ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ASP: इमेज बटन, और उसकी ID मैंने दे दिया क्या, BTN ऐड टू कार्ट, और ये क्या है, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। और ये जो बटन हम ले रहे हैं ना, इसके अंदर हम क्लास भी यूज़ करेंगे। तो क्लास में हम लोग ले लेते हैं क्लास इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिव, इमेज रिस्पॉन्सिव। तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और इसका साइज़ हम अपने हिसाब से वो डिज़ाइन में ही सेट कर लेते हैं। और जो इसमें इमेज का URL है, इमेज का URL हम उस बटन को कॉल करते हैं जो हमने बटन लिया था। तो यहाँ से पिक करते हैं हमने कौन से फोल्डर में सेव किया था, ऐड टू कार्ट इसी में किया था, इसका नाम था ऐड टू कार्ट, ये वाला ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास में वो इमेज वाली जो थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी देखना इसका साइज़ बड़ा होगा शायद, ये देखो काफ़ी बड़ा है। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से इसका साइज़ को छोटा कर सकते हैं। तो इसका हम यहाँ से हाइट इज़ इक्वल टू 140 और विड्थ इज़ इक्वल टू 300। अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, चलो एक बार रन करा के देखते हैं। तो इस हिसाब से आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, रीसाइज़ कर सकते हो। आप चाहते तो बटन का साइज़ यहीं पे आप रीसाइज़ कर देते, साइज़ जितना चाहते हो उस हिसाब से आपका हो जाता, तो फिर आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास में करने के लिए। तो अभी यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे फाइनली करना क्या है कि मेरे पास जो बैकएंड में जो मतलब जो डेटाबेस है उसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू पहले सेव करनी है। तो देखो मेरे पास ये शो नहीं हुआ अभी तक। कंट्रोल यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीटर बटन कंट्रोल 0 इमेजेस मस्ट बी प्लेस इनसाइड द रन एट सर्वर। अच्छा, हम लोगों ने सर्वर साइड के बाहर इसकी कोडिंग करी हुई है शायद, तो हमें इस बटन को भी इसके अंदर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म टैग के बाहर लिख दिया बटन को शायद। ये रिपीटर यहाँ क्लोज हो रहा है और बटन तो हमारा इसी के अंदर है। फॉर्म टैग कहाँ है इसका, रन एट सर्वर हमने शायद नहीं लिया था इसमें, इस वजह से एरर आ गया इसके अंदर में। हम लोगों ने इस फॉर्म के अंदर में रन एट सर्वर एट्रीब्यूट नहीं लिए शायद। तो यहाँ पे हम लोग रन एट सर्वर एट्रीब्यूट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं फॉर्म, वैसे ही एरर को उसको पहले ही दिखा देना चाहिए था। फॉर्म ID इज इक्वल टू FRM इंडेक्स, और यहाँ पे हम करते हैं रन एट इक्वल्स टू सर्वर। ये बताना आपको इतना ज़रूरी इसलिए है कि जब भी आप डायनामिक पेज बनाओगे तो आपको पेज को, पूरे पेज को एक फॉर्म के अंदर रखना ज़रूरी होता है, और जो फॉर्म होगा ना वो रन एट सर्वर एट्रीब्यूट पे होना चाहिए, तभी आप उस पर रख सकते हो। तो आपने क्या किया, ये फॉर्म के अंदर डाल दिया। अब इसे एग्जीक्यूट कराओ। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका नॉर्मली जब आप HTML बनाते हो ना, तो HTML के अंदर में आपके पास में जो फॉर्म होता है वहाँ भी फॉर्म होते हैं, बट उस फॉर्म के केस में उसका रन एट सर्वर एट्रीब्यूट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो जो फॉर्म होते हैं ना वो सिर्फ HTML के पेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके HTML के पेज के साथ साथ ना एक आपका दूसरा पेज भी है, इसको कहते हैं आप रन एट सर्वर, जहाँ पे सर्वर साइट रन करता है। तो उस जो आप कोडिंग कर रहे हो वो आप दूसरे पेज पे कर रहे हो, इस पेज पे तो नहीं कर रहे।
दूसरे पेज पे करो तो दूसरा पेज कहाँ पे चल रहा है, वो तो सर्वर पे चल रहा है जो आपके आईएएस में चलाता है। तो सर्वर पेज पे एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एट्रीब्यूट अगर सर्वर साइड नहीं हुआ तो वो चलेगा नहीं। अभी क्या था, जब आपके पास HTML बटन्स थे, HTML फॉर्म्स थे, तो वहाँ तो वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा जब आप उस पर सर्वर साइड पे काम करते हो। तो अभी आपके पास में देखो ये आ गया है, और बटन्स हमारे पास आए हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बटन आए। तो बटन को हमें छोटा करना पड़ेगा, और साथ में इसको भी हमें डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे हम बटन का साइज़ जो है हम कम कर देते हैं। विड्थ और हाइट हमें दोनों कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम उसकी हाइट को कर देते हैं लाइक 80, और विड्थ को कर देते हैं हम लोग 120। इसको यहीं से हम सेव करते हैं, इसको मैंने स्टॉप नहीं किया है। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। आप अगर आप HTML पे काम कर रहे हैं तो HTML में कोई भी चेंजेस करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो अभी भी साइज़ इसका ज़्यादा है, तो मैं इसका साइज़ विड्थ जो है इसका कर देते हैं लाइक 100। इसकी हाइट हम कर देते हैं इस टाइम 60। सेव कर देते हैं, और नीचे वाले बटन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, बटन का टेक्स्ट मुझे चाहिए ऐड टू कार्ट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि इमेज बटन लिया ना हमने। इसको स्टॉप कर लो एक बार। सर इसे राइट साइड में शिफ्ट नहीं करना होगा? हम्म, लेफ्ट में ज्यादा नहीं है ये जो बटन है? हाँ एक्चुअली ये नीचे वाले बटन को हमने डिलीट नहीं किया था ना, इसलिए प्रॉपर वो भी दिख नहीं रहा था। अभी देखते हैं। एक्चुअली क्या है, वो ये यहीं तक इसका अलाइनमेंट है ना, बटन का साइज जो है वो तो इधर से या तो सर हमें मार्जिन देना पड़ेगा फिर। हम्म, या तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन देकर फिर हम उसको सेट कर सकते हैं। पैडिंग देनी पड़ेगी या डिप बना के उसमें करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पैडिंग लेनी पड़ेगी, लेफ्ट पैडिंग या राइट पैडिंग। हम्म, हाइट और विड्थ सर बेयर मिनिमम कर दो, 10 10 ऐसे कुछ कर दो, हाँ उससे हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा नहीं आपको उससे नहीं आवाज? फ़र्क पड़ेगा। ओके। हम्म, अब जैसे ये बटन हमारे पास आ गया, इस बट ये हमारे पास सर्वर साइड बटन है। अब इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ये क्या हो जाए, ऐड टू कार्ट का ये जो कोड है ना मेरा वो चले। तो ऐड टू कार्ट की कोडिंग कैसे चलेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। उसके लिए स्पेसिफिक आपको क्या करना होता है, रिपीटर के लिए, ये रिपीटर है ना, इस रिपीटर के अंदर से जाके मुझे उसकी वैल्यू को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब ये इसका कमांड चलेगा। जैसे आपको ग्रिड व्यू की कोडिंग अगर आपने की होगी तो आपने देखा होगा कि हम एक ग्रिड व्यू के अंदर से हम कैसे कंट्रोल को फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कंट्रोल को हमें फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक कंट्रोल को फाइंड करने के लिए आपको एक तो इसका मेथड बनाना पड़ेगा ऑन क्लिक। तो यहाँ पे जाओगे आप इसके क्लिक के लिए, यहाँ लिखोगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू और क्रिएट न्यू इवेंट। तो जैसे आप क्रिएट न्यू इवेंट करोगे तो ऐड टू कार्ट का एक इवेंट कहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आपके इसके अंदर में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्पेसिफिक कोडिंग जो है आपको बता रहा हूँ ऐड टू कार्ट की, जिसके अंदर में हमने क्या किया, BTN बटन हमारा कौन सा, इमेज बटन। तो हमने लिखा इमेज बटन, एक BTN नाम से एक हमने इमेज बटन का सेंडर ऑब्जेक्ट बनाया। इमेज बटन का एक हमने सेंडर ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि क्या है, ये सेंडर क्या करता है, सेंडर एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो ये सेंडर ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम लोगों ने इमेज बटन का एक सेंडर ऑब्जेक्ट बनाया। इमेज बटन हमारा कौन सा, इस बटन की बात कर रहा हूँ मैं।
इस बटन का एक हमने सेंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा BTN। उसके बाद हमने हमें क्या करना है, इस रिपीटर के अंदर में से मुझे ये आइटम उठाना है, जिस आइटम का नाम यहाँ पे क्या है, नेम है, कॉस्ट है। तो मैं इसको कैसे पिक करूँगा, तो इनको पिक करने के लिए मुझे उसकी आईडी उठानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये उठाया है बट हमारे उसके पास उसका आईडी नहीं है। तो आईडी नहीं है तो हमें आईडी या तो सर्च करना पड़ेगा, या तो आप आईडी काम कर सकते हो, आईडी को भी आप शो करा दो अगर आप चाहो कि पेज पे ही आईडी को भी शो करा दो, या फिर आप उस आईडी को शो कराओ बट आप दिखाओ ना। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे सपोज़ कर लो मैंने एक लेबल ले लिया, इस लेबल को हम यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ क्योंकि मुझे आईडी चाहिए उसकी। तो आईडी को लेने के लिए हमने डेटाबेस में प्रोडक्ट की जो आईडी थी ना, उस वाले कॉलम को मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में मैंने बाइंड कर दिया, ठीक है। और इसके आईडी का नाम क्या रख दिया लेबल का, LBL PID, प्रोडक्ट आईडी। और इसका जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका विजिबल फॉल्स कर देते हैं, विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी रन टाइम पे ये फॉर्म पे ना नज़र आए। बट हमें इसको यूज़ करना है, इस LBL को हमें यूज़ करना है, इस प्रोडक्ट नेम को मुझे यूज़ करना है और मुझे LBL कॉस्ट यूज़ करना है। तो ये रन टाइम पे हम ये 4 ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसके ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है LBL प्रोडक्ट आईडी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मेरे रिपीटर के अंदर में है, इसीलिए हम लिखते हैं रिपीटर आइटम का आइटम, रिपीटर आइटम का बटन, बटन कौन सा, ये वाला बटन, बटन का नेमिंग कंटेनर, जो उसका नेम कंटेनर होगा उसको फाइंड करेंगे। तो मैं जो लेबल को फाइंड करना है, तो लेबल को फाइंड करने के लिए लेबल को रन टाइम पे बनाएंगे। लेबल रन टाइम पे हम लेबल बनाते हैं, लेबल लेबल LBL ID रन टाइम पे बनाया LBL ID। और इस LBL ID की जो ID है वो क्या है, LBL प्रोडक्ट आईडी, जो मैंने डेटाबेस से कॉपी किया था। मैंने पहले इसको फाइंड किया, इस लेबल को मैं फाइंड कर रहा हूँ डेटाबेस से। तो फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो कंटेनर ले लिया, कंटेनर के वो क्या करेगा, कंटेनर में क्या करेगा, BTN का बटन का नेम कंटेनर उठाएगा। तो नेम कंटेनर उठाएगा तो ये क्या करेगा, जो भी इसका नेम कंटेनर होगा उसको पिक करेगा और उसको रन टाइम पे एक लेबल बनाया, क्रिएट किया जिसका नाम LBL ID है, जो कि लेबल को उसने क्या किया, फाइंड किया कंट्रोल को, और किसके थ्रू किया, तो आइटम के थ्रू किया। आइटम किसका पार्ट हो गया, रिपीटर के आइटम का पार्ट हो गया, यानी रिपीटर के अंदर में से एक आइटम को सर्च कर रहा है। क्योंकि देखो अभी क्या है, आपने एक रिपीटर के अंदर इतने सारे कंट्रोल लिए हैं, तो आपको रिपीटर के अंदर से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको 2-3 चीज़ें और निकालनी है, एक तो ये निकालना है, दूसरा एक और क्या निकालना है, उसकी आईडी, उसका नाम, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने इसका क्या उठा लिया, इसकी आईडी हो गई। अब उसके नेम को उठा लेते हैं जिसका नाम LBL नेम है। तो हम LBL नेम को भी फाइंड आउट करेंगे, जिसका नाम हमने ले लिया यहाँ पे LBL नेम। उसके बाद तीसरे ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं उसके कॉस्ट को, कॉस्ट किस में आ रहा है, LBL कॉस्ट में। इसको भी कॉपी करते हैं और अब यहाँ से LBL कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला जिसका नाम हमने ले लिया LBL कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रन टाइम पे हमने 3 ऑब्जेक्ट को फाइंड कर दिया। अब फाइंड करने के बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट की कोडिंग करनी है। तो इंसर्ट की कोडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, किस में इंसर्ट करना है मुझे, तो इंसर्ट इनटू। हाँ, अब यहाँ पे एक आपको क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट आईडी। तो आपके पास चलो आगे प्रोडक्ट आईडी तो भी आपने लिया हुआ था ना, एक और कॉलम हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी के लिए, जो कि हम लोगों ने उसका विजिबल फॉल्स किया हुआ था। हाँ, प्रोडक्ट आईडी तो हमने पहले ले लिया, सॉरी। प्रोडक्ट आईडी है, नेम है और कॉस्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर में क्या है, जो डेटाबेस के अकॉर्डिंगली है मेरे पास, उसका है वो मेरे पास है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी तो चाहिए ना, कार्ट आईडी भी चाहिए आपको। कार्ट आईडी तो आपने कभी लिया ही नहीं है, और कार्ट आईडी भी आपको इंसर्ट कराना है। तो आप चाहते हो कि कार्ट आईडी जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाए, तो आप रैंडम क्लास के थ्रू कार्ट आईडी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कस्टमर आईडी चाहिए, और कस्टमर आईडी वो चाहिए जो आपके कस्टमर आपके पास ऑलरेडी हों, यानी कि एक कस्टमर आपको होना चाहिए तो फॉरेन की बनेगा, तभी वो उसमें से करा पाएगा, राइट। तो यहाँ पे करते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है कार्ट मास्टर, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ स्टोर करा रहे हैं।
और वैल्यूज़ के अंदर में हम सबके पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे @ कार्ट आईडी, कार्ट आईडी के बाद कस्टमर आईडी, @CID कस्टमर आईडी, CS कस्टमर आईडी, उसके बाद है कस्टमर आईडी के बाद है मेरा प्रोडक्ट आईडी, फिर कार्ट क्वांटिटी, PID, क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी, रेट और डेट टाइम, @डेट। ये आपने कॉलम्स ले लिए अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6। डेटाबेस में मेरे पास जो कॉलम्स थे ये है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मेरे पास कार्ट आईडी मेरे को चाहिए। कार्ट आईडी मैं कहाँ से लाऊं? तो कार्ट आईडी तो आप यूज़र तो कार्ट आईडी एंटर करेगा नहीं, तो उसके लिए हम एक रैंडम क्लास यूज़ कर सकते हैं। रैंडम एक क्लास होता है जो OTP जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो रैंडम हमने R नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, R = न्यू रैंडम। रैंडम एक क्लास है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और मैंने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग C कस्टमर आईडी, सॉरी कार्ट आईडी लेना है ना, तो कार्ट _ आईडी एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके अंदर हमने r.next, R का एक नेक्स्ट नंबर, R मेरा क्या है रैंडम का नंबर, R का नेक्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। इट शुड बी लाइक, देखो अभी आपको दिखा रहा था कि ये 0 to 100 आप चाहो तो ले सकते हो, लाइक 0 to 100 इस तरह से। तो ये आपके पास आएगा और इसको मैं चाहता हूँ तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर इस तरह से शो करेगा। यानी कि जो क्या करेगा, ये R से 0 to 100 का मतलब ये हो गया कि 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक नंबर रैंडमली वो कार्ट में जनरेट करेगा और उसकी स्टोर कर देगा कार्ट आईडी के अंदर। ठीक है, आप इसकी वैल्यू कोई भी रख सकते हो। जैसे आप 100 to 1 लाख चाहते हो तो ये इसमें से 1 से लेके 100 से 1 लाख के बीच में कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। वो जो OTP वगैरह में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कमांड लेते हैं SQL कमांड, cmd = न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पे str और con, और साथ में हम लोगों ने क्या किया, cmd.parameters.addWithValue, और उस वैल्यू के अंदर में पैरामीटर के थ्रू मैं सारी वैल्यूज़ को अपडेट हम लोग वो करा देते हैं। जैसे कि हो गया कार्ट आईडी है ना, कार्ट आईडी की वैल्यू किसके थ्रू जा रही है, कार्ट आईडी के थ्रू जा रही है, जो ऊपर हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, ये कार्ट आईडी की जो वैल्यू है वो मेरे इस कार्ट आईडी के थ्रू जो रैंडम जनरेट हो रहा है उसके थ्रू जा रही है। दूसरा कस्टमर आईडी तो मेरे पास अभी है नहीं, बट कस्टमर आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ब्लैंक रखते हैं, कस्टमर ईमेल एक ब्लैंक रखते हैं। और प्रोडक्ट आईडी मुझे चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए यहाँ पे P_ID, जो कि यहाँ से प्रोडक्ट आईडी किस में पास हो रही है, LBL PID में। तो यहाँ पे क्या करें, इसको LBL PID को यहाँ पे .text, उसका टेक्स्ट मुझे इंसर्ट कराना है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अगेन कॉपी करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी के बाद क्वांटिटी QTY, और क्वांटिटी की वैल्यू किस में जा रही है, LBL। क्वांटिटी मेरे पास अभी फ़िलहाल वैल्यू नहीं है, और क्वांटिटी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 हम पास कर देते हैं क्योंकि इंटीजर है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर ऐड टू कार्ट करेगा तो पहले तो उसको 1 तो चाहिए, बाद में वो फाइनल वो जब वो कार्ट पे जाएगा तो वो वहाँ पे चाहे तो उसका नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल हम लोग 1 पास करते हैं। और दूसरा उसका क्वांटिटी के बाद हम क्या चाहते हैं, रेट क्वांटिटी के बाद रेट हो गया। रेट भी हमने किस में कॉस्ट करा, LBL कॉस्ट में पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे LBL कॉस्ट पास कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है,
डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेट एंड टाइम के लिए जो डायनामिक डेट अभी करंट का जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग डेट। मैं डेट चाहिए तो डेट लिखेंगे और डेट टाइम चाहिए तो डेट टाइम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम का जो भी करंट डेट एंड टाइम हो रहा होगा ना उसको पिक कर लेगा ये नेम स्पेस के थ्रू। उसके बाद मुझे इस कनेक्शन को चेक करना है, तो हमने चेक किया इफ़ कॉन डॉट स्टेट, कॉन का जो स्टेट है अगर इज इक्वल टू क्या है, क्लोज है। तो क्लोज है तो क्या होना चाहिए, कॉन डॉट ओपन होना चाहिए। और उसके बाद मुझे CMD को एग्जीक्यूट कराना है, तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और फाइनली आपने क्या किया, कॉन को क्लोज कर दिया। तो ये जो आपने मैकेनिज्म लिखा है ना, इसके थ्रू आपका डेटाबेस में यानी कार्ड के अंदर में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि कार्ड के अंदर अगर यूज़र अगर इंसर्ट कर रहा है, अगर वो सेम कार्ड के अंदर में सेम प्रोडक्ट को अगर दोबारा उसको इंसर्ट करता है तो वो ना हो। तो उसके लिए मुझे वैलिडेशंस भी लगानी है। तो इसके ऊपर एक वैलिडेशन भी लगनी चाहिए कि अगर आपकी वैल्यू कार्ड के अंदर में जो यूज़र है सेम यूज़र अगर कार्ड के अंदर में सेम प्रोडक्ट को दोबारा कार्ड करने की कोशिश करे, तो जैसे ही इस पर क्लिक करे तो चेक करे, अगर वो उसमें है तो दिखा दे कि दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन कार्ट। तो वो भी हमें दिखाना है। उससे पहले मुझे लॉगिन भी करना है, क्योंकि मैंने भी इंसर्ट की कोडिंग तो कर दी बट लॉगिन की तो कोडिंग नहीं करी है हमने। लॉगिन तो हमें करना पड़ेगा ना। अब लॉगिन के लिए मेरे पास कोई यूज़र में है सर भी नहीं। सर वो एग्जीक्यूट रीडर हुआ है, वो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी नहीं हुआ है, वहां पर एरर आ गया। अच्छा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, एक अभी स्टैटिक वैल्यू फ़िलहाल डाल लेते हैं डेटाबेस में कस्टमर के लिए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये ऐड टू कार्ड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट इनटू कस्टमर कर लेते हैं। कस्टमर, क्योंकि हमने फॉरेन की लगाया है तो बिना उसके तो वो जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी एक ले लेता हूँ जो कि इंटीजर टाइप का है, राइट। कस्टमर आईडी 101 और कस्टमर का ईमेल आईडी है, तो मैंने कस्टमर का ईमेल आईडी ले लिया b@gmail.com b@gmail.com। और उसका पासवर्ड हम ले लेते हैं लाइक 123। फाइनली हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। वैल्यूज़ नहीं लिखा हमने ना। तो ये क्या करेगा, एक हमने कस्टमर अभी इंसर्ट करा लिया जिसके बिहाफ पे हम लोग यानी कि इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको ही वहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बिहाफ पे हम लोग इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक वैल्यू डाल देते हैं कस्टमर की। अब मेरे पास में क्या आ गया, कार्ड की आईडी आ गई जो कि रैंडम जनरेट होके आएगी। कस्टमर की आईडी ये हो जाएगी, लेबल पे आ गया उसका नाम, कॉस्ट भी आ जाए, सब कुछ आ गया। और किस पे लिख दिया हमने, ऐड टू कार्ट बटन पे। अब यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। अब चेक करते हैं रन टाइम पे क्या ये ऐड टू कार्ट पे जाता है और उस मैकेनिज़्म को एग्जीक्यूट कराता है, और जो हमने वैल्यू सेव कराई है वो उसके हिसाब से डेटा से सेव हो रहा है। अगर ये होता है तो हमारा और काम हो गया। अब हमारे पास फाइनली क्या करना है, जो ये ऐड टू कार्ट में हमने सेव कराया है उसको फाइनल हम जो अभी मैंने पेज आपको दिखाया था उस सैम्पल वाले पे, वहाँ पे ज्वाइन यूज़ करके हम दोनों टेबल, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, तो प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ पे हम प्रोडक्ट की इमेज को उठा लेंगे, प्रोडक्ट के नेम को उठा लेंगे, है ना, ज्वाइन यूज़ करके। कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर के नेम को उठा लेंगे, उसके एड्रेस को उठा लेंगे, जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसके हिसाब से हम पिक कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब देखो ये इसमें यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। तो रैंडम जनरेट किया। अब देखो रैंडम के अंदर में, इसके अंदर में क्या एक नंबर जनरेट कर दिया होगा इसने, 29 जनरेट किया है उसने। अभी देखो इस 0 से 100 के बीच में इसने 29 जनरेट कर दिया। फिर यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे सारे में वैल्यूज़ क्या क्या जा रही है। इस लेबल के अंदर में क्या 2 पास हुआ, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट का नंबर 2 ये वाला था। उसके बाद नेम में क्या पास हुआ, टी शर्ट, ओके है। कॉस्ट में 2000 रुपीज़, ठीक है। फिर फाइनली आया नीचे
कमांड चला, इसके अंदर में सारे पैरामीटर पास हो रहे हैं हमारे। ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। कनेक्शन चेक किया और एग्जीक्यूट कराया, फिर कनेक्शन को। अब यहाँ पे क्या आ गया, द वेरिएबल मस्ट कंटेन सी आई डी हैज़ ऑलरेडी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। अच्छा, 2 बार हम लोगों ने सी आई डी लिख दी है शायद, या ये देखो यहाँ पे हमारे को क्या करना था, कस्टमर आईडी करना था ना, तो हमने 2 जगह पे सी आई डी लिख दी, तो इस वजह से वो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हो गया। फिर से दोबारा चलाते हैं। अब तो सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कंपाइल हो चुका था। इस बार हम डिफरेंट प्रोडक्ट को पास करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास वो कौन सी वैल्यू पास हो रही है। इस बार हम प्रोडक्ट नंबर 4 को लेते हैं, ऐड टू कार्ट। देखो यहाँ पे आईडी 4, उसके हिसाब से उसका नेम और कॉस्ट भी पास हो गया। ठीक है, फिर कनेक्शन एरर आ गया कौन सा, b@gmail.com इज़ डेटा टाइप एज इंटीजर। हम लोगों ने b@ को इंटीजर में लिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? कस्टमर आईडी है ना, ओ यस, कस्टमर आईडी तो हम लोगों ने इंटीजर ही लिया हुआ है। कस्टमर आईडी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, इंटीजर प्राइमरी की। कस्टमर आईडी हमने क्या पास किया, 101। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे मुझे 101 पास करना है ना, 101 पास करना है क्योंकि वो इंटीजर है। वैसे कस्टमर आईडी जब लॉगिन करेगा यूज़र, तो कस्टमर जो ईमेल आईडी डालेगा उसके बिहाफ पे आपको कस्टमर आईडी को सेशन में कैच करके और यहाँ पे आपको उससे मैच करवाना होगा। हो गया फाइनली। तो ये फाइनली हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस में हमारे पास एक रिकॉर्ड सेव हो चुका है, किसके नाम का, कार्ड के अंदर में। यानी कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव जब हो गई तो कार्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ड मास्टर। तो जो हमने डेटाबेस में देखो यहाँ पे आ गया, कार्ड आईडी आ गई, कस्टमर आईडी 101, उसने कौन सा प्रोडक्ट को काट किया है, 3 को, और फिर 1 है, उसकी वैल्यू इतनी है, और ये डेट एंड टाइम है। तो ये एक तो उसने कर लिया। अगर वही कस्टमर अगर दूसरा काट करता है, मैं सेम कस्टमर हूँ, मैंने फिर एक और पे क्लिक किया तो अगेन एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एक और एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं कि मैं कस्टमर आईडी मेरी क्या है 101, अब मैंने 2 प्रोडक्ट काट किए हुए हैं, तो मेरे पास कितने आ गए, 101 ने 2 प्रोडक्ट काट किए हैं, जो कि एक प्रोडक्ट 6 और 3। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे किसकी कोडिंग करनी है कि कस्टमर जो है, ये कस्टमर आईडी जो ये है, अगर वो एक ही कस्टमर सेम प्रोडक्ट को दोबारा काट करता है तो नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं अभी कार्ट नंबर 6 को दोबारा काट करता हूँ तब भी ये काट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया है। तो क्या हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की तो दोबारा जनरेट हो रही है। अब देखो 101 जो है वो 2 बार आ चुका है, 6 नंबर 101 जो है वो 3 बार प्रोडक्ट काट कर चुका है, लेकिन तीनों बार उसकी जो आईडी है वो अलग अलग है, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की है। तो हमने इसको रैंडम के थ्रू जनरेट कराया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही कस्टमर ने एक सेम प्रोडक्ट को 2 बार काट कर दिया, ये गलत है। इसी की वैलिडेशन हमें कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे, कि जब मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो मेरी कस्टमर की आईडी है क्या वो ऑलरेडी काट तो नहीं कर चुकी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग एक क्वेरी नाम से एक हमने लेते हैं, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। तो क्या करना है मुझे,
स्टार सेलेक्ट प्रोडक्ट, स्टार कर लो, चलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट मास्टर वेयर कार्ट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू @CID and PID is equal to @PID। अब ये दो चीज़ें मैंने किसमें डाल दी, वैलिडेशन के अंदर में। उसकी वैल्यू को सेलेक्ट करो जो कि मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट ID को, ठीक है, प्रोडक्ट ID को फ्रॉम कार्ट से, जहाँ पे कस्टमर ID, इसका कस्टमर ID और प्रोडक्ट ID ये हो जो हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, SQL डेटा अडेप्टर ADP इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर, जिसके अंदर हम लोग पास करते हैं क्वेरी को, और क्वेरी के अंदर हम लोग कौन पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ADP डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं @CID, ठीक है, कस्टमर ID है। कस्टमर ID तो मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, तो जब लॉगिन करेगा तो सेशन के थ्रू पास होगा। अभी फ़िलहाल कस्टमर ID मेरे पास क्या है, जो हम हार्ड कोड में कर देते हैं, जो कि मेरे डेटाबेस में है 101। तो कस्टमर ID हम लोग ने यहाँ पे कर दिया 101, हार्ड कोड कर देते हैं। और दूसरा पैरामीटर हम पास करते हैं किसके लिए, ये, और यहाँ पे हम लोग का पास करते हैं PID प्रोडक्ट ID। प्रोडक्ट ID में हम लोग पास करते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने डेटाबेस से फैच किया था। तो उसके लिए हमें इस वाले कोड को ना थोड़ा सा पहले लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ID चाहिए। प्रोडक्ट ID किस में आ रहा है, LBL प्रोडक्ट ID में। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ID डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये आने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे उसको फिल कराना है। तो एक देते हैं डेटा टेबल DTT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप से इंट I इज इक्वल टू 0, और I इज इक्वल टू क्या करते हैं, ADP डॉट फिल DT, ठीक है। तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक करते हैं, इफ़ I ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर होता है 1, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज हम दिखा देंगे, क्या, प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट, स्क्रिप्ट अलर्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट। और अगर वो नहीं होता है तो एल्स वाला जो कंडीशन हमारा है वो सक्सेसफुली चलेगा ही चलेगा, ठीक है। एल्स के अंदर में ये जो फाइनली हमारे पास कोड है, ये वाला पूरा एल्स के अंदर में चलना चाहिए। चलो देखते हैं, हमने इम्प्लीमेंट तो किया है, तो ये कहाँ तक ये चलता है। इसको हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाई और इसको स्टार्ट किया। अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारे कार्ड कर रखे हैं हमने। कार्ड को पहले तो हम कार्ड को वो कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं टेबल को पूरा। तो हम ट्रांकेट कर देते हैं इसको, ट्रांकेट टेबल प्रोडक्ट कार्ट मास्टर। अभी इसके अंदर हमारे पास एक भी कोई वैल्यू नहीं है। अब चेक करते हैं, एक वैल्यू डालेंगे, फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि उसके अंदर सेम वैल्यू हमारी जा रही है कि नहीं जा रही।
ऐड टू कार्ट किया, कॉलम नेम कार्ट आईडी इनवैलिड है, इनवैलिड कॉलम नेम हमने गलत डाल दिया। डेटाबेस के अंदर में हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, दिस इज कार्ट आईडी, ऐसे है ना। कार्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो सही है, पीआईडी सीख है। दोबारा से चलाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर में कौन सी वैल्यू पिक करता है। हमने फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में उसमें था नहीं, तो वो क्या करा उसने एक नए प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फाइनली आपके डेटाबेस में एक प्रोडक्ट स्टोर हो गया। कौन सा? 1 क्वांटिटी 1, ये वाला प्रोडक्ट आईडी 1 स्टोर हो गया, राइट। अब मैं दोबारा प्रोडक्ट आईडी 1 को ही क्या करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, यानी प्रोडक्ट आईडी 1 को मैं दोबारा से मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, फिर से वो गया, कनेक्शन ओपन करा उसने। अब ये दोबारा आया, तो उसने प्रोडक्ट आईडी चेक करेगा और उस टाइम पे आई की वैल्यू जो है वो उसको इंक्रीमेंट मिल गई। आई की वैल्यू क्या मिल गई उसको? 1 नहीं, 0 है। आई की वैल्यू 0 कैसे मिल गई इसको? आई की वैल्यू उसको 0 नहीं मिलनी चाहिए थी ना। यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम कार्ट मास्टर वेयर कार्ट आईडी इज इक्वल टू दिस। सर आप डिक्लेयर कर रहे हो ना वहाँ पर int i is equal to 0, तो वहाँ पर शायद रीसेट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ बढ़नी है ना। ओके तो यहाँ जब बढ़नी है तब यहाँ चेक करेंगे। यहाँ आपने कंडीशन में कुछ गलत डाला है, हमने लिखा है कि कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार, सबको सिलेक्ट करो फ्रॉम वो। यहाँ पे हमने कुछ तो गलत किया है। मुझे लगता है कि सेलेक्ट करेंगे हम किसको? प्रोडक्ट को ना। हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट आईडी है ना, प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम, क्योंकि हम जो यहाँ पे करवा रहे हैं प्रोडक्ट के भी यहाँ पे करा रहे हैं। और जहाँ पे कार्ट आईडी इज इक्वल टू दिस, कार्ट आईडी की वैल्यू हमने ये ले ली और प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू हमने क्या ले ली? दूसरी वाली। प्रोडक्ट आईडी हमारे इसके थ्रू पास हो रही है, यानी कि सेम प्रोडक्ट को, अगर मैं यूज़र सेम प्रोडक्ट को काट कर रहा है, ये सेम प्रोडक्ट को काट कर रहा है, तो वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ऐड टू कार्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं ये वाले बटन को, तो वो कैसे पास होगा? हमारी लॉजिक में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हमने क्वेरी लिखी है ना, इस क्वेरी के अंदर में हमारे को सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम कार्ट का, जहाँ पे कार्ट आईडी मतलब कौन सा? कार्ट आईडी मतलब ये कार्ट आईडी नहीं करना है ना, हमें कस्टमर आईडी करना है सर, कस्टमर आईडी करना है। कस्टमर आईडी हमें डाला ना, हम कस्टमर के भी हाथ पे करना चाह रहे हैं ना। कार्ट के भी हाथ पे हाथ पे कैसे होगा? कार्ट आईडी तो यूज़र को पता ही नहीं है, हम कस्टमर आईडी भेजेंगे, राइट।
कस्टमर आईडी हमारे पास में क्या है, सी आई डी इज इक्वल टू 101। ये देखो कस्टमर आईडी हम 101 है, ये कार्ड आईडी तो यूज़र को पता ही नहीं है, वो तो ऑटो जनरेट है, इस वजह से दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी को, जहाँ पे ये होता है, दोबारा रन कराते हैं। अभी हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है डेटाबेस में, एक ही रिकॉर्ड है शायद, हाँ हमने 101, हम 101 को चेक करा रहे हैं और इसके भी यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी चेक करा रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट दोबारा नहीं आना चाहिए 101 के अंदर। अगर कोई दूसरा कस्टमर है तो वो दे कैन कार्ड वो कर सकता है, लेकिन सेम कस्टमर नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये जाएगा हमारे कोड पे, यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। हाँ आ गया ना, तो हम लोग वहाँ पे हमने गलत डाला था। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट, यानी वो यूज़र जो है दोबारा प्रोडक्ट वो खरीद ही नहीं सकता जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी कार्ट कर चुका है। समझ में आया आप लोग की बात? यस सर। सर इसमें +1 नहीं हो जाएगा, उसका क्वांटिटी नहीं चेंज कर सकते हम? क्यों नहीं खरीद सकता, मतलब अभी तो क्वांटिटी देखो वहाँ कार्ट पे कर रहे कार्ड हैं में ना, जाके अभी तो हम लोग कार्ट काम कर रहे हैं ना कार्ट पे। तो जब वो फाइनली जब कार्ट को खोलेगा ना, फिर वहाँ पे अपनी क्वांटिटी प्लस करेगा वो। जैसे तो Amazon यहाँ पे आप से करते भी तो हो जाएगा। नहीं, यहाँ से तो हमने यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया ना। जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, जैसे देखो अब इस पर आप क्लिक करोगे तो अब जो ये खुलेगा, ये वाला कार्ड वाला खुलेगा। इसके अंदर आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो जब ये कार्ड खुलेगा तब। अब कार्ड को हम लोग खोलेंगे ना, जब ठीक। यहाँ से उसको कॉल करेंगे। फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल हम यहाँ से क्वांटिटी ऐड करवा रहे हैं कि वो उसको क्या ख़रीदना है, ये ख़रीदना है। अभी इसमें अपने कार्ट के अंदर, अपने बास्केट के अंदर में ना वो प्रोडक्ट ऐड करता चला जाए। मैंने इसको भी ऐड कर लिया, ऐड हो गया। ये मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गया। भाई मैंने 4 प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अभी दोबारा से मैं 1 को अगर क्लिक करता हूँ या किसी को भी मैं दोबारा पे क्लिक करूँगा तो बस क्या मैसेज आएगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन कार्ट। आपके पास ऑलरेडी इस बास्केट में वैल्यू है तो वो दोबारा नहीं लेगा। फ़िलहाल तो मुझे ये चेक कराना है ना। अगर मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, अभी देखो ये भी ऐड टू कार्ट हो गया। यानी कि ऑलमोस्ट सारी में हमारे पास में ऐड टू कार्ट नहीं हुए, ये नहीं हुए। इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। सारे ऐड टू कार्ट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो कहेगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी इन योर कार्ट। अब फाइनली मुझे क्या करना है, जब हम फाइनली कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइनली हम जब कार्ट पे जाएंगे तो उस केस में मेरे पास पूरी कार्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास 1 क्वांटिटी तो आएगी क्योंकि पीछे से आया ये। अब यहाँ पे अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 के हिसाब से कैलकुलेट कर ले प्राइस को। सर जब हम मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो पहले एक ऐड टू कार्ट का वो आइकन होता है, वो फिर आइकन चेंज होके वो क्वांटिटी अपने आप हो जाता है। सो हम वो यहाँ पर नहीं दे सकते वैसे कस्टमर्स को। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बस आपको मैं एक बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक्चुअल में यही हो रहा है। ओके। अगर आप इसे ऐड टू कार्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो पहले तो आप चेक करो ना। अगर आप अमेजोन पे जाओ, सेम प्रोडक्ट को दोबारा कार्ट करते हो तो क्या आता है? वो क्वांटिटी आया था। नहीं, ऐड और लिखा आता है ना कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट। सर वो मतलब कि अमेजोन हो या फिर कुछ भी हो ना, तो वो ऑलरेडी मतलब कि वो क्वांटिटी का अपने आप दिखा देता है कि क्वांटिटी ऑलरेडी 1 है, अब जितना बढ़ाना है उसी में आपको दिखा देता है। हाँ, वो नेक्स्ट पेज का होता है बेसिकली। वो ओके। नेक्स्ट पेज का है ना पार्ट। मैं बास्केट की बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को बास्केट में ऐड कर रहे हो ना कार्ट के अंदर, हाँ। तो वो सेम प्रोडक्ट कार्ट नहीं होना चाहिए। ओके। सेम प्रोडक्ट को आप दोबारा कार्ट नहीं कर सकते हो। मैं उसके लिए मैंने बताया है कि अगर आप सेम प्रोडक्ट को दोबारा यूज़र, अब देखो ये एक यूज़र है, एक कस्टमर है, जो कस्टमर आईडी 1 है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को, सेम एक ही प्रोडक्ट को काट किया उसने। दोबारा रिपीट 3 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। अब इसमें से वो क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज़ करेगा। अब ये वाला टेबल मैं कहाँ पे शो करूँगा? इस जगह पे, इस जगह पे मैं इस टेबल को शो करूँगा। अब यहाँ पे यूज़र अब करेगा कि इसकी क्वांटिटी इसको चाहिए 4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अब चलेगी अपडेट की कोडिंग। अब ये हो जाएगी 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नीचे उसकी कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेगा और उसको खरीदना है। अगर नहीं करता है तो चेकआउट पे क्लिक करेगा, फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो उसके बाद फाइनल वैल्यू आ गई।
हाँ, तो चेकआउट पे भी हमें ये कोडिंग करनी पड़ेगी कि मतलब कि वो कार्ट आगे ऐड करेगा तो रेट उतना चले जाए और मतलब बिल्कुल सारा बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके। सब कुछ देखो, जैसे ये है, इसके अंदर में क्या है, अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, तो वो प्रोडक्ट शो हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। और जैसे आपने उसको प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, ये कार्ड के अंदर में आपको ऐड करके ना, जब आपसे लॉगिन लॉगिन पूछ रहा है तो हमें वहाँ पे लॉगिन दिखाना है। अब यहाँ से जाके आप ऐड करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है ना, आपका कार्ट के अंदर में एक, अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट, सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, ऐड टू कार्ट। ये देखो, अब आपके पास यहाँ पे कार्ट आ गया ना। अब यहाँ से आप इसको, ये आपने कार्ट किया था, इसको आपको बढ़ाना है, क्वांटिटी आपने बढ़ानी, तो आपने 2 की, तो उसके बाद उसके इसका कॉस्ट कितना आ गया, वो इंक्रीज़ कर जाएगा कॉस्ट इसका। देखो फाइनल आपके पास ये चेकआउट की वैल्यू आ गई। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर में। तो आप लोग बनाओ, फ़िलहाल इतना काम करो, फिर आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। मंडे तक मुझे ये पूरा करके दिखाना, इतना जितना मैंने बताया अभी, ठीक है। स्टॉप करता हूँ फ़िलहाल वीडियो को मैं।